Good morning students. Our today's class 11th Commerce subject Accountancy chapter 5th Accounting Standards and International Financial Reporting Standards। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे और जो IFRS है उसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों है। अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बिजनेस के कई पार्टीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, उनके थ्रू बिजनेस की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। वो कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट्स। ये पार्टीज क्या जाती है कि हमारे सामने जो है बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पोजीशन जो है वो हमें दर्शाई जाए। तो ट्रू एंड फेयर पोजीशन दर्शाने के लिए क्या है, हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होती है, हमारे पास कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन थी जिन्हें हम जो है फॉलो करके हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तैयार करते हैं। लेकिन जो है इसमें क्या है, डिफरेंट एंड अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो जो है अलग अलग रूप से इन्हें फॉलो करती है। ठीक है, यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। एक रूपता ना होने के कारण हम जो है बिजनेस को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ये क्या है, इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है और कंपेरेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, 29 जून 1973 को जो है एक कमेटी आई। कौन सी कमेटी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, जिसने क्या है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ जो है हमारे लेखांकन प्रमाप निर्धारित किए जो सभी बिजनेस को एक रूप से फॉलो करने पड़ते हैं। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण क्या है, सारे बिजनेस जो है एक जैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिससे हम बिजनेस में क्या है यूनिफॉर्मिटी आती है और हम प्रत्येक बिजनेस को अलग अलग कंपेयर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कमेटी आई IASC, इसके 2 एसोसिएट मेंबर थे। कौन कौन से एसोसिएट मेंबर थे? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये इसके एसोसिएट मेंबर थे। इन्होंने जो है कुछ स्टैंडर्ड स्थापित किए जिन्हें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये हमारे पास एक लिखित विवरण होते हैं जो कि लेखाकारों और प्रोफेशनल जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं जो सारे बिजनेस को जो है एक समान रूप से फॉलो करनी पड़ती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने के लिए। ठीक है, आगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्थापित किए वो उनकी जो नेचर है वो क्या थी, इसमें नॉर्म्स, यानी कि इनमें कुछ नॉर्म्स बनाए गए, नियम बनाए गए। कंपेरेबल, सारी संस्थाएं जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एक जैसी जो प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज है उनको यूज़ करेगी। तो क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में। इनमें क्या है, कंपेरेबिलिटी भी है। थर्ड, इसकी नेचर क्या है? प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स होते हैं उन्हें हमें किस प्रकार से, कौन सा मेथड कब लागू करना है, ये हमें अच्छी प्रकार से बताया गया है। बेसिस जो है ये हमें प्रदान करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जैसे कि हमें कैश बेसिस अपनाना है या एक्रूअल बेसिस अपनाना है, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छी प्रकार बताते हैं। इसमें जो है कुछ लॉ बनाए गए हैं। द लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्टिव रिजिडिटी इन अकाउंट दे आर जस्ट लाइक लाज। इन्होंने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वो एरिया फिक्स कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटेंट जो अपने खाते तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसकी नेचर क्या है, इसमें नॉर्म्स बनाई गई है, कंपेरेबल है। प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेथड ये हमें बताता है, हमें बेसिस के बारे में बताता है कि कौन सा बेस हमें अपनाना है। और ये जो है अकाउंटेंट के जो एरिया को, जिस एरिया में अकाउंटेंट को काम करना है उसे फिक्स करता है। तो ये क्या एक कानून भी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बनाने का क्या उद्देश्य था? बिजनेस की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाना एक उद्देश्य था। इसी प्रकार से जो है यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी हमें पॉलिसी अपनानी है ये हमें बताना इसका उद्देश्य है। टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो प्रत्येक संस्था अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस अपनाती थी, तो उसको इसने हटाकर क्या है, यूनिफॉर्मिटी ला दी। अब सभी संस्थाएं एक जैसी जो पॉलिसीज है वो अपनाती हैं। तो जो डाइवर्सिटी थी उसको हटाना इसका उद्देश्य था।
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी लाना उद्देश्य है इसका। टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने तैयार किए हैं उसकी विश्वसनीयता और जो उसकी उत्तरदायिता है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास बना दिए गए। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि कंपेरेबल होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स है, यही हमारे पास बेनिफिट्स हो जाएंगे कि ये जो है खातों की जो रिलायबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी लाता है और कंपेरेबिलिटी लाता है। जो ऑब्जेक्टिव है वही इसके एडवांटेजेस भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स, जो भी वेरियस ग्रुप्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, इनके बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको ये क्या है सुलझाने में हमारी हेल्प करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है धोखाधड़ी और फ्रॉड जो भी है धोखे जो भी बिजनेस के साथ होते हैं उन्हें को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, हेल्पफुल टू ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को ये बताता है कि उसे किस प्रकार से खातों को चेक करना है, कहाँ कहाँ चेक करना है, कौन कौन से जो रूल्स है वो फॉलो करने हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। लिमिटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टिव इनिशिएटिव, सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये जो है हमें एक ही तरीका बता देते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रकार तैयार करते हैं, तो जो अकाउंटेंट है इनमें अपने अकॉर्डिंग ना चेंज कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग अगर कोई बेस्ट मेथड है डिस्क्लोज करने का अकाउंट्स को तो वो यहाँ नहीं अपना सकता है। तो ये क्या है, जो पहल क्षमता होती है उसे क्या है, कम करता है। रिजिड इन नेचर, ये क्या है, फिक्स है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी प्रकृति कैसी है, कठोर है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को जो बैलेंस शीट है उसमें क्या है हमारी सारी संबंधियाँ हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमें शो करनी पड़ती है। ठीक है, obstruct the judgment of a auditor, accounting standard obstruct the judgment of the auditors as the standards are mandatory। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, जो ऑडिटर्स जो खातों को चेक करते हैं उनकी जो जजमेंट्स है उसमें बाधा जो है वो डालता है। ठीक है, थैंक्स।